कैसे हो बच्चों। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पूरा कर चुके थे। लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो आज भी हम बचे हुए बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे। ये क्लास थोड़ी कोशिश करेंगे लंबी हो। लगभग हम इस क्लास में एटलीस्ट 50 to 70 हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो और एक और क्लास हम प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे जिसमें हम नीट के PYQs वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कुछ MCQs वगैरह मतलब आपके लिए मैंने फ्रेम किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। तो इनसे आपको एक पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी मिलेगा, इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा किस चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जबकि हमने चैप्टर पढ़ते पढ़ते बीच में बहुत सारे सवाल कवर किए थे, बट स्टिल इसको और अच्छे से बढ़िया तरीके से समझते हैं बच्चों। देखना, जैसे अपने पहला चैप्टर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बताओ। एक हमारे पास एक सिंबल दिया हुआ है इसके अंदर, है ना। अभी पता करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, देखो भाई, अपने को दिया हुआ है LU71 175। ये क्या है? ये जो है ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणविक संख्या। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 71। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 71। इसके बाद बात करते हैं भाई न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये क्या है? ये है परमाणविक भार। परमाणविक भार या मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो आप क्या करो, मास नंबर जिसको हम A बोलते हैं, A माइनस Z कर दो, है ना भाई। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 175 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 175 माइनस 71, तो हो जाएंगे 104। तो ये है प्रोटॉन कितने हैं? 71। न्यूट्रॉन कितने हैं? 104। तो 71 और 104 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई? एक ही ऑप्शन है, यही ठीक होगा। अब ये देखो, इसका दूसरी बात भी अपन देख लेते हैं कि भाई यही सही क्यों हुआ, और भी तो बहुत सारे थे वो सही हो सकते थे। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से ही ऑप्शन तो वैसे मिल ही रहा है, बट इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करते हैं। अगर एक एटम है, एटम है ना, तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपने अभी निकाले कितने हैं? 71। तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 71। सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 71, है ना। प्रोटॉन और क्या इक्वल होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे 71 71। तो इसका मतलब आपके 71 71 104 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? एक जितनी हो। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई उन सब के इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेते हैं ना, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इन सब के इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, प्लीज़ देखना। पहले मैंने लिखा CO, फिर लिखा CN, फिर लिखा NO, फिर लिखा C2। ठीक है, और CN पे क्या लगा हुआ है? माइनस, है ना। आई थिंक इसके अलावा कोई और नहीं है। और आप CO प्लस देख लो, CO प्लस भी दिया हुआ है। ठीक है, CO प्लस, और क्या है? और अपने को NO दिया हुआ है, और साथ में एक ऑप्शन में NO प्लस भी दिया हुआ है, और एक ऑप्शन में N2 भी दिया हुआ है। आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। CO माइनस, CN माइनस, सिर्फ CN भी है ना। तो सिर्फ CN के भी यहाँ पे निकाल देंगे, सिर्फ CN के इलेक्ट्रॉन।
तो भाई फटाफट इलेक्ट्रॉन निकालते, कैसे निकालें? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, ठीक है। Cn-, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। 6 और 7 हो गए 13। उसमें से माइनस चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब माइनस चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। तो 13 + 1 बराबर यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 14। अब NO की बात करते हैं। NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, तो NO के हो जाएंगे 15। अब C2 के देखो, C2 एक कार्बन के 6, 2 कार्बन के 12। CO+ कार्बन के कितने? 6, ऑक्सीजन के 8, 14, और ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक कम है। अगर माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना। तो ये आपके 14 - 1 बराबर ही हो जाएंगे 13। अब उसके बाद NO और NO+, NO के कितने हो जाएंगे? 7 और 8 15, और NO+ के कितने हो जाएंगे? 15 - 1 बराबर 14, है ना। और Cn के भी अगर अपन देख लें तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। तो इसमें 14 वाले कौन कौन है? एक है NO+, एक है N2, एक है CO, एक है Cn-। तो देख लेते हैं भाई ये किस में है। CO में अपन ने कितने बोले? 14 है, ठीक है भाई 14 है। Cn- में कितने हैं? Cn- में कितने हैं? 14 है, यहाँ पे भी 14 है। NO में कितने हैं? NO में 15 है, 15 है। C2 में कितने हैं? 12 है, 12 है। ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि सब में अलग अलग है। यहाँ आ जाओ, CO+ में, CO+ अपन ने नहीं लिखा क्या? हाँ लिखा हुआ है। CO+ में कितने होंगे? 13 होंगे, ठीक है। Cn में कितने होंगे? 13 होंगे, देखो Cn में 13 है। उसके बाद NO में कितने हैं? NO कहाँ गया? ये रहा NO। NO में कितने हैं? 14 है। O2 में कितने हैं? 16 है। ये भी गलत हो जाएगा, है ना। O2 के अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं क्या? O2 के कितने होंगे? 16 होंगे। N2 के कितने होंगे? N2 के अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गए 16, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इनको देखो भाई, CO-, CO- कहाँ गया भाई? CO- कहाँ गया? CO- अपन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो। C में कार्बन के कितने? 6, ऑक्सीजन के कितने? 8। 6 और 8 14, और माइनस का 1, तो 14 + 1 बराबर 15। तो इसमें कितने? CO- में कितने हैं? 15 है। Cn में कितने हैं? Cn कहाँ गया? Cn ये रहा 13। जैसे ही 15 और 13, ये ऑप्शन सीधा गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ये वाला सही होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही होगा कि नहीं होगा। CO में कितने हैं बताओ? CO में है 14। Cn- में कितने हैं? 14। NO+ में कितने हैं? 14। N2 में कितने हैं? कहाँ गया N2? ये रहा 14। सब में अगर 14 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा ना। तो CO में अभी अपने निकाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे, ठीक है। उसके अलावा किस में 14 है? इन चारों में 14 है। Cn- में भी कितने हैं? देखो बच्चों, इसमें अभी अपने निकाले कितने हैं? 14, है ना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 सही होगा। 2 कैसे गलत होगा? तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, और 2- है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 10, तो 10 गलत हो गया, है ना। N2+ में देखो भाई, एक नाइट्रोजन के साथ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस चार्ज आए, इसका मतलब इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें होंगे 13, जो कि गलत है। N2- में देखो, N2- में क्या होगा? एक नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन में 14, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, ये हो जाएगा 15। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किसमें? CO में कितने हैं? 14, और Cn- में भी कितने हैं? 14। तो आई थिंक आप इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट कर लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको काउंट करना, और इनके बेसिस पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, इनके बारे में हमें पता सही से चलना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन थ्योरी समझ रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इसके बाद और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2-, है ना बच्चों। O है, O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 2-, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इनमें से बाकी किस में 10 होंगे, तो TL, भाई TL तो बहुत आगे आ गया, TL तो वो वाला हो गया, कौन सा वाला, TL कौन से है, TL तो अपने यहाँ आता है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैली ना, ग्रुप 13 का मेंबर है, तो ये तो बहुत नीचे है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कभी इतने होंगे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद क्या, N पे 3 माइनस, N पे 3 माइनस मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और अगर 3 चार्ज है इसका मतलब 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, तो O में भी 2 माइनस में 10, N में 3 माइनस में 10, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वाले भी चेक कर लेते हैं भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अच्छा ओके सॉरी, हमें ये पता करना था कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, अभी फिर भी अपन इलेक्ट्रॉन तो फिर भी निकालेंगे, ठीक है। इसमें Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 होते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें से प्लस चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन F में फ्लोरीन में का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, माइनस चार्ज, इसका मतलब इसमें एक जोड़ दो, 10 हो जाएंगे। तो N3 पे भी कितने हैं 10, Na प्लस में भी 10, F माइनस में भी 10, तो इसका मतलब Tl प्लस है वो सही ऑप्शन है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। Tl है वो बहुत नीचे आता है ना, तो Tl तो होने के चांस ही नहीं है, इसके आसपास ही नहीं है ना। ओके ये ठीक है भाई, डन। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन, इनमें से कौन है हाइड्रोजन एटम की सीरीज जो विजिबल रीजन में लाई करती है। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड ना, लास्ट में हमफ्री। तो ये बच्चों ये वाली होती है यूवी में, बामर आती है विजिबल में, बाकी सब है वो आईआर में आती है, सब किस में आती है, इंफ्रारेड में, ठीक है। तो बस हो गया, सिंपल था, इतना ही था। तो इसमें लाइमर बामर सीरीज सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, 5 अपन ने प्रैक्टिस कर ली 5 क्वेश्चंस की। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, तो अपन को पता है एनर्जी का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, और एनर्जी का यही फॉर्मूला आगे जाके होता है एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एच और इस एच को कट कर देता हूं तो मेरे को न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा मिल जाएगा, है ना। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ मेरे को निकालनी है, तो ये रही फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 15, है ना। वेवलेंथ मुझे पता नहीं है तो मैं फॉर्मूले में लगा दूंगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू हो जाएगा। तो C कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8। C क्या होता है बच्चों, C होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू है वो कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 की पावर 15। आप क्या करो, 6 और 3 को तो कट कर दो, आ जाएगा 0.5, और 10 की पावर 15 जो है उसको ऊपर भेज दो। जैसे आप उसको ऊपर भेजोगे, आगे वाला पार्ट बच्चों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 8 है ऊपर पॉजिटिव, इंटू 10 की पावर 15 हो जाएगा नेगेटिव। तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा आपके 8, अगर बेस कॉमन हो और मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन हो तो फिर वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। तो आप 8 और -15 को ऐड कर दो, आपके बचेगा -7, है ना। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -8। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, अब 5 इंटू 10 की पावर -8 लिख दो, या फिर आप इसी को 50 इंटू 10 की पावर -9 लिख दो, और 10 की पावर -9 को हम नैनोमीटर बोलते हैं, तो 50 नैनोमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई 10 वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा, 25 वाला भी गलत होगा, 75 वाला भी गलत होगा, तो इसका मतलब 50 वाला ही ऑप्शन सही है ना भाई, 50 इंटू 10 की पावर -9, है ना। तो बस हो गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ
Planck's constant is 6.63 into 10 की power minus 34. The velocity of light is 3 into 10 की power 8. Which of the following wavelength is closest? अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीट भी हो गया तो भी यहाँ पे जो आंसर है वो पावर में दिया हुआ है, तो अपना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, तो ये वाला ऑप्शन अभी भी सही ही होगा, सेम ही है ना। बट ऑप्शन में आंसर मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अपन दोनों केस में ये बोल सकते हैं कि 50 नैनोमीटर बोल दो या 5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर बोल दो, है ना, दोनों बातें अपनी जगह सही है, ठीक है बच्चों। अपन ने कुछ 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे ही अपन आगे वाले देखते हैं। एक और सवाल दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, ठीक है। फॉर गिवन एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विल बी, वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो 3.03 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू 6.63, है ना, 6.6 लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और इसको अपन क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड दे देते हैं किससे, लैम्डा से, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व कर दो माइनस 26 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3.03 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप इससे कट कर दो तो 1.01 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दो तो आपके आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 है, और 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, नीचे बचेगा 1.01, आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1.01 है, वो लगभग 1 के बराबर है, तो अपना कुछ इस रेंज का आंसर आना चाहिए। अब मैं अगर इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, तो मैं इसको 66 इंटू 10 की पावर माइनस 8 लिख सकता हूँ, या फिर 660 इंटू 10 की पावर माइनस 9 लिख सकता हूँ। तो 660 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो लगभग इसके क्लोजेस्ट आंसर ये है 653 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो 6.53 तो होने का चांस ही नहीं है, और ये तो अपना ऑप्शन ही गलत है, 65 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों सिंपल से सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, लॉन्गेस्ट लाइन निकाल दो, लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी, वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी इसका मतलब इन एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। अब कौन सी सीरीज में निकालना है भाई, आप बाल्मर सीरीज में निकाल दो। तो बाल्मर क्या होता है, यहाँ देखो बच्चों, तो अपन अगर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, तो ये अपना होता है लाइमैन, ये होता है बामर, ये होता है पास्चन। तो बामर के लिए आप ये चाहोगे कि n इक्वल टू 2 आ जाए ना, और यहाँ पे मैं अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी बताता हूँ, तो अगर इलेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे एनर्जी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। पर अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। एनर्जी मिनिमम मिलेगी तो लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। एनर्जी मिनिमम मिलेगी तो लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। बस अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, तो आप फॉर्मूला लगा दो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 इक्वल टू आर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा z स्क्वायर। अब कौन से एटम के लिए निकालना है, अगर नहीं बोला हुआ है तो अपन हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे। कौन से एटम के लिए निकालेंगे बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 10 9 6 7 8, लगभग ये इतना आ जाएगा,
और उसके बाद अपन क्या करेंगे 1 अपॉन, तो 1 अपॉन यहाँ n की वैल्यू क्या है, n1 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, अपने 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आपके आ जाएगा 10 9 6 7 8 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय लैम्डा बराबर ये 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 अगर मैं करता हूँ तो 36 एलसीएम आ जाएगा। 36 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 36 हो जाएगा। तो बस आप इसको 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 10 9 6 7 8 इंटू 5 बाई 36। अब इसी को जब आप और सॉल्व करोगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके 36 डिवाइड बाय 19678 इंटू 5, है ना। और इजी कैलकुलेशन के लिए, अगर मेरे को इजी कैलकुलेशन चाहिए, मेरे को सिर्फ आंसर के क्लोज पहुंचना है, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं लैम्डा इक्वल टू ये लिख सकता हूँ 36 अपॉन 10 की पावर 6, है ना, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। ठीक है बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आप आंसर चेक कर लेना, लगभग अपना जो आंसर आएगा वो 556 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बोर radius of second orbit of He plus is 105.8, then what is the radius of बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है कि रेडियस दी हुई है किसकी, He प्लस की। कौन सी रेडियस दी हुई है बच्चों, सेकेंड रेडियस दी हुई है, हीलियम की सेकेंड रेडियस दी हुई है, कितनी 105.8। और हमें क्या पूछा है कि बताओ लिथियम 2 प्लस की थर्ड रेडियस होगी वो क्या होगी। ठीक है, चलो भाई अभी निकाल देते, इसकी वैल्यू याद रखेंगे भाई। तो देखो मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। तो रेडियस होती है 0.529 या हाँ 0.529 a नॉट। ठीक है, n स्क्वायर बाय z। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में a नॉट बोल देता हूँ तो r इक्वल हो जाएगा a नॉट n स्क्वायर बाय z। तो अगर मैं He प्लस के लिए देखता हूँ तो n इक्वल टू 2 दिया हुआ था और z इक्वल टू भी क्या होगा 2। तो रेडियस क्या आ जाएगी He के लिए, तो रेडियस He के लिए आ जाएगी a नॉट n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z इक्वल टू भी कितना है 2 है। तो आपके आंसर आ जाना चाहिए 2a नॉट। आर He कितना आ गया 2a नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं Li2 प्लस के लिए देखता हूँ तो n इक्वल टू दिया हुआ था 3 और z इक्वल टू कितना दिया हुआ था, z इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बड़ा आसानी से निकाल सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जो a नॉट होगा वो r ऑफ He डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख लो a नॉट बराबर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ He डिवाइड बाय 2। लिथियम के लिए निकालोगे तो लिथियम के लिए रेडियस क्या आ जाएगी a नॉट n स्क्वायर बाय z, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर बाय z भी कितना 3, तो a नॉट 3 से 3 कट कर दो तो इंटू 3 आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, a नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से रख दो फर्स्ट वाली से। तो फर्स्ट वाली से जैसे इक्वेशन रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ He डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा कि रेडियस ऑफ हीलियम कितनी होगी 105.8, किसमें 105.8 पिकोमीटर। तो आप क्या करो, बस इसको सॉल्व कर दो, 105.8 पिकोमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 3, इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो ये आपके कितना आ जाएगा, इसको आप कट कर दो, कट करोगे तो कितना आएगा 552.9, है ना। क्या पीछे क्या लग जाएगा पिकोमीटर, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 और 27 2 कैरी दे दो, 6 और 2 8 और 8 के बाद 5 3 जा 15, तो 158.7 पिकोमीटर आना चाहिए। 158.7 पिकोमीटर, 158.7 पिकोमीटर, ये रहा आंसर।
ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अच्छा सवाल था ये, काफ़ी अच्छा सवाल था। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा और अच्छा बनना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे कई सारे सवाल मैं आपको और भी करवाऊंगा। तो हमने लगभग 10 सवाल कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अपन और कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव टू द राइज ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, ठीक है। अच्छा सवाल है। देखो, एनर्जी कब मिनिमम होती है? जब ऑर्बिट्स के बीच में गैप कम हो। ऑर्बिट्स के बीच में गैप क्या हो? कम हो। तो गैप अगर कम होगा तो एनर्जी कम का फोटोन मिलेगा। पर एक और बात है, आपको मैंने बताया था, प्लीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6, यहाँ होती है -3.4, यहाँ होती है -1.51, यहाँ होती है -0.8, इस तरह से कुछ आती है, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी गैप तब मैक्सिमम होता है जब हम नीचे वाले ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो एनर्जी गैप कम होता जाता है। इसको और अच्छे से अपन ऐसे बता सकते हैं कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ एनर्जी गैप इतना है ना, तो ऊपर गैप कम हो गया, और ऊपर गैप और कम हो गया, और ऊपर गैप और कम होता जाएगा, फिर गैप और कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। इस तरह से गैप कभी भी, तो शुरू में गैप मैक्सिमम होगा, बाद में मिनिमम होगा। तो आप खुद देख लो भाई, n 1 से 6, अरे 1 से 6 में तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। n 5 और 4 में गैप है, ठीक है, बट 6 और 5 में गैप और कम है। सबसे कम गैप तो 6 और 5 में ही गए, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। 5 और 3 में तो अच्छा खासा गैप है भाई, 5 और 3 में तो अच्छा खासा गैप है। तो इसका मतलब कि जितना ऊपर के ऑर्बिट्स की बात करेंगे उतना ही एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा, और जितना ही नीचे वालों की बात करेंगे उतना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। और जस्ट जो दो होंगे उनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा। आप ऑर्बिट्स अगर स्किप करोगे तो एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया था ये सवाल। विच वन इज़ ए फेलियर ऑफ बोर मॉडल? तो बोर मॉडल का फेलियर क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं, ये तो था ना, ठीक है, ये तो उन्होंने बताया ही था। एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहाँ दिया? एक्सप्लेनेशन ही तो नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट का नहीं दे पाए, यही तो उनकी प्रॉब्लम थी। ये क्या था भाई? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने बता दिया था, बट जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है। जैसे अभी अपने को यहाँ पे अगर एक लाइन दिखेगी तो ये लाइन अभी तो एक दिख रही है, पर जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूँगा तो ये लाइन स्प्लिट हो जाएगी। और ये लाइन अगर स्प्लिट होगी तो ये बात बोर समझा नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये सही से काम ही नहीं करता। तो ये वाला एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बात तो सही है उनकी, ठीक है, ये इनका फेलियर नहीं था, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सप्लेन द लाइन, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट, बट स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट को नहीं बता पाए थे, ये इनकी कमी थी, है ना। इसके बाद है बोर्स एटॉमिक मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन हैव ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर के बारे में बात नहीं की थी। हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली वेव इक्वेशन जो थी वो इनकी ड्रॉबैक में ही काउंट होती है, नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम शुड कंटेन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम शुड कंटेन ओनली 5 लाइन्स, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एच एटम रिवॉल्व ओनली अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाली बात ठीक है, ये वाली गलत है, ये वाली भी गलत है। ऑल ऑफ दिस तो अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन थ्योरेटिकल सवाल है, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, बोर के हिसाब से एक कंसेप्ट आया था जिसको अपन ने बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला था? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज नहीं करता, एनर्जी लूज नहीं करता, है ना। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो जाएगी तो वो काहे का स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर तो वही बात आ जाएगी, वही ड्रॉबैक काउंट होगा जो रुदरफोर्ड के टाइम हुआ था, ठीक है बच्चों।
तो ये अपने सवाल हो गया। इसके बाद आ जाओ वापस आगे, अब बच्चों वाले सवाल फिर से शुरू हो गए कि भाई जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट, थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। हाँ ठीक बात है। एटम्स आर स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ मैटर्स, एटम्स आर इन राउंड इन शेप, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो रिवील्ड, ये वाली बात उन्होंने रिवील की थी। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो तो ठीक है, पर एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो पहले ही डिस्कवर हो गए थे, बट एटॉमिक मॉडल का मेन मोटिव क्या था? उसने बताया कि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड अकाउंट फॉर, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या, उसने मेन क्या बात बताई थी? कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये तो बोर ने बताया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा भी बोर ने बताया था, ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब ये वाला ऑप्शन, सॉरी, ये वाला ऑप्शन सही कैसे है भाई? क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक एटम होता है, उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद है आर इज द रेबर्ग कांस्टेंट द फॉर हाइड्रोजन एटम, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज इज। चलो वेव नंबर निकाल देते हैं, 1/λ। 1/λ ही क्या होता है? वेव नंबर होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू आर लाइमन, लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी, लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो देखो भाई, फर्स्ट लाइन के लिए क्या करेंगे? तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो बस कर दो। तो r ये हो गया 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 3/4, तो 3r/4 आंसर आ जाएगा। 3r/4 कोई ऑप्शन है क्या? है, ये रहा। ठीक है, तो बड़े सरल बच्चों वाले सवाल है। फर्स्ट लाइन का मतलब याद आया? अगर मैं ये बोलता हूँ ये इन्फिनिटी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो पहली लाइन ये वाली होगी। पहली लाइमन में पहली लाइन ये होगी, लाइमन में पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये होगी, चौथी लाइन ये होगी, पांचवी लाइन ये होगी, ऐसे। ठीक है, तो 3r/4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से कौन सी बात है वो बोर मॉडल ऑफ एटम पे लागू नहीं होती? इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स होती है। ये बात तो उन्होंने बोली थी ना भाई, ये बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, मतलब ये बात उन्होंने बोली थी, तो कौन, ये तो उन्होंने नॉट फॉर्म बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैज लोएस्ट द एनर्जी। हाँ भाई, जो सबसे पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे सबसे पास पहला होता है उसकी -13.6 होती है एनर्जी, है ना, उसके बाद -3.4 हो जाती है, तो एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो इसका मतलब ये वाली बात भी सही है, उन्होंने ये बात बोली थी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग एक साथ उनकी गणना नहीं कर सकते, उनके बारे में एक साथ नहीं बताया जा सकता। ये किसने बोला था? ये तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो ये बात अपन इसमें तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, है ना। स्पेक्ट्रम ऑफ He+ इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर दैट, He+ का हाइड्रोजन जैसा होगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो He+ तो हाइड्रोजन, खत्म बात, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद डी ब्रोगली वेव फॉर पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई, डी ब्रोगली इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H कितना होगा? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे आएगा 1 ग्राम है,
1 ग्राम है तो केजी में चेंज करना पड़ेगा, 1 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.6 इंटू 10⁻34, ये 110⁻² हो जाएगा और 10⁻³ है, 10⁻² और -3 कट होके बचेगा 10⁻⁻1, -1 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻+1, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻+1, तो आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻33। तो 33 वाला ऑप्शन सही कर दो। 33 वाला कोई ऑप्शन है भाई इसमें? 33 वाला होगा बच्चों ना, इसमें कोई हो सकता है करेक्शन हुआ हो, तो -33 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। -1 ऊपर जाएगा +1, तो देख लेना ये -33 है और इसको टिक कर दो, ये बाकी वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द dxy, dyz, dxz, है ना। याद है डी ऑर्बिटल कितने थे? ये सब एक्सियल होते हैं। अरे भाई एक्सियल तो उल्टे बोल दिया ना इन्होंने, एक्सियल तो ये होते हैं ना भाई, एक्सियल तो ये होंगे, ये कौन सा है? dx² - y², और एक्सियल कौन सा होगा? dz²। ये दोनों एक्सियल है, ये दोनों क्या है? एक्सियल है। तो इसने बोला कि dx² एंड y² आर नॉन एक्सियल, ये तो गलत हो गया, तो ये पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d। 5d की साइज 4d से अलग होगी। कैसे? अगर 4d में ऑर्बिटल अगर इतना है तो 5d में ऑर्बिटल ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा, तभी तो वो बाहर है ना। 4d और 5d में साइज में तो फर्क है ही, तो ये गलत हो गया। ऑल द 4d ऑर्बिटल हैव all 4d ऑर्बिटल हैव शेप्स सिमिलर टू 3d ऑर्बिटल। शेप एक जैसा होगा इन दोनों का, देखो बच्चों शेप एक जैसा है, साइज अलग अलग है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये भी बात सही। इन एन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। हाँ, और एनर्जी सबकी बराबर होती है जब वो फ्री एनर्जी में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से सवाल है। इसके बाद है 22, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 3s। फटाफट निकालते हैं। एंगुलर नोड तो हमारे लिए क्या हलवा है। देखो भाई, एंगुलर नोड इक्वल टू l, तो 3s के लिए s अगर है तो l इक्वल टू क्या होगा? 0। तो l इक्वल टू 0, तो एंगुलर नोड भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएंगे, है ना। और रेडियल नोड कितनी होगी? रेडियल नोड, तो रेडियल नोड होती है n - l - 1। तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी है भाई? n की वैल्यू कितनी है? 3। तो n की वैल्यू 3 - 0 - 1, तो 2। तो एंगुलर नोड है कितने? 0। रेडियल नोड कितने हैं? 2। तो एंगुलर नोड होंगे 0, रेडियल नोड है 2। ऑप्शन सही है एग्जैक्टली। उसके बाद है 4d 5p 5f 6p, अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यार बड़ा सिंपल सा है, क्या ही है इसमें। एनर्जी देखो, एनर्जी कैसे निकलेगी? n+l रूल से, ठीक है। अपने को क्या क्या दिए हुए हैं? दिया हुआ है 4d 5p 5f और 6p, ठीक है। बताओ भाई n+, इसके लिए n कितना है? 4। d के लिए l कितना? देखो s p d f 0 1 2 3, l की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2। इसके लिए देखो 5 + 1 5 + 3 6 + 1, तो ये हो गया 6 6 8 और 7। तो देखो इनकी एनर्जी कम होगी, इन दोनों की ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो 4d की एनर्जी सबसे कम आ जाएगी। उसके बाद कौन आएगा? 5p आएगा, उसके बाद आएगा 6p, उसके बाद आएगा 5f, ठीक है। ये ऑर्डर है। तो 4d सबसे कम है,
है ना। डिक्रीजिंग बताना है तो 4d सबसे कम किस में, ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है। सबसे हाईएस्ट में कौन है, 5f है, 5f इसी में है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल हैं, है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल इज इक्वल टू 2। एक एस में तो 2 ही आते हैं ना भाई, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पता है हमें। एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर्स while 1 electron in an atom is designated by 4 क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल बताने के लिए 3 चाहिए, हाँ सही बात है। जैसे भाई मैंने बोला बच्चों कि मेरे पास ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब p में मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा p है, तो मेरे को n पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला n 2 है, l बोला मैंने 1 है, तो 2 और 1 से मुझे पता चला कि ये 2p की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब मुझे पता, अब पी में 3 ऑर्बिटल है, तीनों में से कौन सा, तो मैंने बोला कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा, तो मेरे को ml की वैल्यू भी +1 बतानी पड़ेगी। तो जब मैं 3 क्वांटम नंबर बताता हूँ तब जाके मुझे एक ऑर्बिटल के बारे में एग्जैक्टली पता चलता है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करने के लिए मेरे को चौथे क्वांटम नंबर स्पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पिन मैंने बताई -12 है, इससे मुझे पता चला अच्छा वो जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, दूसरा एकदम सॉरी ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट सही है ना। ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट सही है। द वैल्यू ऑफ L फॉर S इज 0, ये भी बात सही है, पर ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ N इज N 1s to 2s to 2p5, ये बात गलत है भाई। ये कैसे गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 है, तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 4 तो यहीं आएंगे, P में कितने आएंगे, 3 आएंगे ना बच्चों। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, पर स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है बच्चों। 24 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6। ओके ठीक है। द एनर्जी ऑफ He+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, He+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो भाई जैसे उसने He+ बोला तो Z बराबर कितना हो गया भाई, Z बराबर कितना हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 2, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जैसे ही बोला तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस एनर्जी कैलकुलेट करो, एनर्जी होगी -13.6 Z² बाय n²। तो बस कर दो कैलकुलेट और आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो -13.6, Z मतलब 2 का स्क्वायर, n मतलब भी 2 का स्क्वायर, EV, अरे ये तो सेम आ गई, ये तो क्या आ गई, सेम, है ना। तो सेम आ गए तो सेम वाले को टिक कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ बोर रेडियस A0 द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 n² बाय Z, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, A0 बोलते हैं, है ना। तो R = A0 n² बाय Z। तो अब बताओ A0 की जगह लिख दिया A0, n कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, नीचे 1 आ जाएगा, तो 4A0 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 4A0 आंसर आ गया, ठीक है। अपने को पता भी रेडियस का रेशियो कैसे होता है, 1:4:9:16:25। तो भाई रेडियस पहले की अगर 1 है तो दूसरे की 4 आएगी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, है ना। वैलिड कौन होगा भाई, हाइड्रोजन एटम वैलिड होगा, हाँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ड्यूटीरियम है वो भी वैलिड होगा क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है, इसका आइसोटोप है। सिंगली आयोनाइज्ड He+, इसमें सिंगली आयोनाइज्ड मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 चला गया, 1 बचा, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलिड होगा, बट ये वैलिड नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन तो बच्चों ये सही है, पर मतलब बातें ये तीनों सही है, बट ऑप्शन ये वाला सही होगा ना। ये सब बातें ये सब सही है, बट ऑप्शन ये सब गलत है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, क्या बात है, अच्छा सवाल है। देखो भाई
एक रिलेशन बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दो -2ke प्लस क्या लिख दोगे ke इक्वल टू क्या आ जाएगा -ke। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है बट सिंबल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन टिक कर दो, 1:-1, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, सब ट्रिकी क्वेश्चंस है बट है सारे क्वेश्चन एकदम एकदम बढ़िया। द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल सेज दैट, थॉमसन ने क्या बोला था कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, अरे नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं था, पॉजिटिवली चार्ज था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, अरे उसने कुछ रिवॉल्व की तो बात ही नहीं की थी। नेगेटिवली चार्ज्ड एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड, हाँ ये सही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट उनके ऑर्बिटल में कैसे घूमते उसके बारे में कोई बात तो की ही नहीं थी, है ना। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनमें होंगी जो एक्सियल होंगे। एक्सियल कौन होता है, या तो होता है dx² - y² या dz², तो dz² इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, खत्म हो गई बात, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, है ना, जिसके लिए n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है। इसका मतलब वो 3p की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3p की बात कर रहा है। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, पूरी दुनिया को पता है भाई, सिर्फ तुम्हें थोड़ी पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इन सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अरे दोनों अगर एक में हैं तो दोनों की स्पिन ही तो अलग अलग है, एक की स्पिन होगी +½ दूसरे की स्पिन होगी -½ तो कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, बस हो गया। which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom, करेक्ट ऑर्डर बताओ एनर्जी का, अरे बड़ा सिंपल है भाई, 3s 3p 4s 3d, तो आपको भी पता है पहले आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, ये आपको पता ही है, कैसे पता चला, तो n + l वैल्यू इसके लिए कितनी होगी 3 होगी, इसके लिए कितनी होगी 4 होगी, इसके लिए कितनी होगी 4 होगी, इसके लिए कितनी होगी 5 होगी। अब अगर इसके लिए 3 4 5 है तो इसमें n की वैल्यू सेम है, n + l की वैल्यू क्या है, अगर सेम है तो बस आप n देखो, n इसका कम है तो ये कम हो गया, बस ये आपके ऑर्डर आ गया, खत्म हो गई बात यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया, ये भी हो गया, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 क्वेश्चन और है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n = 3, l = 1, m = 0। देखो भाई n = 3, ओके, l = 1, ओके, इसका मतलब अभी अपन ने देखा है किसकी बात कर रहा है, 3p की, तो 3p कैसा दिखेगा, 3p दिखेगा कुछ इस तरह का, -1 0 +1। तो बताओ भाई अगर m की वैल्यू, अब देखो इसके बाद उसने ml भी बोल दिया 0 है, इसका मतलब उसने ऑर्बिटल बता दिया एक ही है, अगर एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। What is the maximum electron that can associated with the set of quantum number, n = 3 है, l = 1 है, m = -1 है, तो 0 है, 0 की जगह -1 ले लो, अगर ml में -1 ले लूंगा तो ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, n = 3, l = 1, और वहाँ पे m 0 था, यहाँ पे m -1 है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 2 ही होंगे, है कि नहीं, बस सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल विथ L इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4। चलो भाई अभी ये बढ़िया सवाल है, देखो L इक्वल टू 3, N पहले तो N इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 3 है, तो L इक्वल टू 3 है मतलब S P D और F 0 1 2 और 3, तो F की बात कर रहे हैं, तो मतलब 4F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो F के अंदर आपको पता ही होगा कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, P में कितने आते हैं, 6 आते हैं, D में कितने आते हैं, 10 आते हैं, F में कितने आते हैं, 14 आते हैं, तो 4F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही करो, आगे बढ़ो। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर दैट आर अलाउड। अरे हाँ ये बढ़िया सवाल है भाई, अलाउड कौन से होंगे, सुनना भाई। L की वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक होती है, 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक, है ना। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू तो 5 है, तो L की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी, तो ये 5 और 6 ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद देखो दूसरी बात, ml की जो वैल्यू है वो -L से लेके +L तक हो सकती है, ठीक बात है। उसके बाद जो S की वैल्यू है वो भी 2 होगी, या तो होगी +½ या फिर -½ तो जिसमें स्पिन अलग है, जैसे +½ +1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, स्पिन तो या तो +½ होगी या -½ होगी। अब इधर आ जाओ n की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 1 है, दोनों चीजें बिल्कुल सही है, पर ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ml की वैल्यू 6, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये वैल्यू -1 से लेके +1 तक होनी चाहिए, ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो n की वैल्यू 6 है, हाँ, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, बिल्कुल 0 है, बिल्कुल सही। L की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा, ये फिर उसके अलावा क्योंकि -0 से +0, अरे तो 0 तो 0 ही होता है ना, प्लस हो माइनस हो। फिर स्पिन है, स्पिन या +½ या -½ तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है भाई। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 4th लेवल में कितने हैं, 4th एनर्जी लेवल कौन सा है भाई, 4th एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब कि भाई 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, सॉरी 4d होगा, 4f होगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, p में कितने आते हैं, 6, d में कितने आते हैं, 10, f में कितने आते हैं, 14। इन सबको आपस में जोड़ दो, 2 और 8, 8 और 10, 8 और 10 हो गए 18, 18 और 14 32, 32 electrons will be correct answer, 32 electrons will be correct answer. If n equal to 6 then correct sequence of filling electrons will be, अगर n equal to 6 है तो देखना बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा बट कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। 6s 5f सॉरी 5, आप 6s के बाद आप ये करो, एक काम करो, 4f लिख दो, 5d लिखो और 6p लिखो, ये इलेक्ट्रॉन भरने का बिल्कुल सही तरीका है 6s के बाद। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके इनके अगर n प्लस एल वैल्यू देखोगे तो इसकी भी कितनी आएगी, n प्लस एल 6, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 3 7, इसकी कितनी आएगी 5 प्लस 2 7, इसकी कितनी आएगी 6 प्लस 1 7। तो देखो इसकी n प्लस एल वैल्यू 6 है तो सबसे पहले 6s भरा जाएगा, ns ns ns, ये वाला ये भी ns, ये भी, अरे क्या बात है, चारों पहले में तो आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। फिर चारों में, तीनों में n प्लस एल वैल्यू सेम है, पर इन तीनों के n की वैल्यू सेम है, तो तब n प्लस एल वैल्यू सेम आए तो n की वैल्यू जिसकी कम है उसको ही हम कम एनर्जी का रखते हैं। बताओ भाई n की वैल्यू सबसे कम किस में, 4f में है, तो 4f पहले f आएगा, आ गया f, इसमें f नहीं है, ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद कौन आएगा, f के बाद कौन आएगा, d आएगा, तो d आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये थर्ड फिर गलत हो गया, ठीक है।
which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom? अब वही ऐसा ऐसा सवाल सेम है, इसका एकदम जुड़वा भाई है। तो देखो, अब n इक्वल टू 5 है तो l इक्वल टू 3 हो सकता है। अच्छा, इनमें से सारे चेक कर लेते हैं। स्पिन सब में प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है। अब अपने को ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो अपने को नहीं वाला ही निकालना है। तो ये n5 है, l3 हो सकता है, तो ml है वो -3 से +3 कुछ भी हो सकता है, तो ये है भी स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, ये वाला ऑप्शन सही है। बट अपने को तो गलत वाला बताना है, तो ये गलत हो गया, है ना। ये वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अरे ये नहीं हो सकता। अगर आपके L2 है तो ml की वैल्यू -2 से लेके +2 हो सकती है, तो अपना ये वाला ऑप्शन, ये सही अरेंजमेंट नहीं है, तो ऑप्शन ये सही होगा ना। फिर इसके बाद ये देखो, ये हो सकता है L3O2 हो सकता है, -2 से +2 बिल्कुल सही, ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन सही है, गलत वाला पूछा है, ये भी गलत हो गया ना। तो अब अपने 40 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों, ठीक है। वेरी गुड, अपने काफ़ी कवर कर लिया है। अब एक काम करते हैं, आज 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के बचे हुए सवाल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट मतलब इतने ही लगभग क्वेश्चन या इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। हाँ, सेव कहाँ करते हैं? न्यू सेशन केमिस्ट्री, यहाँ पे कर देते हैं। Structure of atom, lecture 8।